जैसे जैसे एथेनॉल विवाद बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सरकार बैकफुट पर आती जा रही है। सरकार अब लोगों को नॉर्मल पेट्रोल का भी विकल्प देने पर विचार कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर अलग मशीनें लगाने पर विचार विमर्श हो सकता है। और सरकार के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सभी हितधारकों के सुझाव के बाद अंतिम फैसला लिया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि पंप पर नॉर्मल पेट्रोल की संभावना पर विचार का कारण क्या है, इसे समझने की जरूरत है। विवाद यह है कि पेट्रोल पर जनता के पास विकल्प नहीं है। लोग E20 पेट्रोल खरीदने को मजबूर हैं और दावा तो यह किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल से इंजन खराब हो रहा है, E20 पेट्रोल से माइलेज कम हो रहा है। पंप पर नॉर्मल पेट्रोल का विकल्प संभव दिखाई दे रहा है। नॉर्मल पेट्रोल भी मुहैया कराने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अगर ये फैसला किया जाता है तो इसे लागू करने में क्या दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानियां आ सकती हैं, अब इसे समझिए। पंप पर एक और डिस्पेंसर लगाना होगा, कीमत निर्धारण को लेकर परेशानी पैदा हो सकती है। तो ये बड़ी वजह है जिसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। लगा के एडिशनल यूनिट लगा के कस्टमर को दिया जा सके। कस्टमर के हितों में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। कस्टमर जो अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी गाड़ी चेंज करने का, या जिसको बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम आ रही है, वो 2-4 रुपये एक्स्ट्रा दे के भी वो खरीदना चाहेगा, तो हमको उसको ये नॉर्मल पेट्रोल अवेलेबल करवाना चाहिए। सर क्या रिएक्शन आ रहे हैं अभी तक, 1 से जो है 10 तारीख तक, आज जो है 10 तारीख हो चुकी है, उसको इस बीच में लोग E20 भरा रहे हैं, तो क्या रिएक्शन आपके पास आ रहे हैं? कुछ जो है शिकायतें आ रही हैं आपके पास? सर E20 आते तो काफ़ी टाइम हो गया है, लोगों के धीरे धीरे ये चीज़ अभी समझ में आ रही है। जैसे जैसे उन्होंने यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों में दिक्कत बढ़ रही है। और अब जैसे बारिश का टाइम सामने आ रहा है, तो बारिश के टाइम में खास तौर से 2 व्हीलर्स में बहुत ज़्यादा शिकायत आती है। लास्ट ईयर भी हम लोगों के यहाँ बहुत शिकायत आई थी, क्योंकि ये मॉइस्चर से नमी एब्जॉर्ब करके पेट्रोल और इथेनॉल काफ़ी बार फट जाता है। तो E20 विवाद को लेकर अब सरकार एक्टिव मोड में है। एथेनॉल विवाद पर नितिन गडकरी का बयान भी सामने आया है। एथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम है। E20 वाले पेट्रोल से माइलेज पर हल्का असर संभव है। नितिन गडकरी ये बात मान रहे हैं। माइलेज का अंतर ड्राइविंग स्टाइल पर भी निर्भर करता है। E20 से गाड़ियों के इंजन में कोई खराबी नहीं आ रही है, ऐसा दावा नितिन गडकरी कर रहे हैं। इंजन की खराबी का कारण मिलावटी ईंधन था। एथेनॉल पर गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। नितिन गडकरी ने अपने स्टेटमेंट में इस बात का भी जिक्र किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल बात यह है कि पेट्रोल में एथेनॉल का पूरा सच समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। सामान्य पेट्रोल में 20% एथेनॉल की कीमत है, जिसमें हम 102 रुपए 1-2 पैसे यानी जो लीटर का हिसाब है वो हम दे रहे हैं। 102 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा प्रति लीटर का हिसाब है, जिसमें इंडियन ऑयल XP95 में भी 20% एथेनॉल की कीमत है, 107 रुपए से 110 रुपए प्रति लीटर। BPCL स्पीड जो है 97 जिसको कहा जाता है, उसके बारे में 20% एथेनॉल कहा जा रहा है उसमें है, और उसकी जो कीमत है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक एक कर आप ये डिटेल्स देख रहे हैं। इस कीमत को आप समझिए। इस कीमत में जो फर्क है वो है 110 से लेकर 111 रुपए 3 लीटर का। अब अगला हम जो फ्यूल आपको दिखाने जा रहे हैं, एथेनॉल की कीमत और एक्चुअल जो कीमत है उसमें हम आपको लीटर्स में कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं। HPCL पावर 95 में 20% एथेनॉल की कीमत है, 107 रुपए से लेकर 110 रुपए लीटर प्रति लीटर की बात हो रही है यहाँ पर। इंडियन ऑयल XP100 में 0% यानी बिल्कुल एथेनॉल फ्री है वो, और इसकी कीमत है 167 रुपए प्रति लीटर। तो कुल मिलाकर एथेनॉल पर अलग अलग राय जरूर आ रही हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। वो क्या कह रहे हैं उनको जरा गौर से सुनिए। 1.5 साल से हम E20 और E10 और E4 और E5 हम यूज़ करते आ रहे हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं थी अभी तक। बाकी ये ज़रूर है, जो ये E20 पेट्रोल है, जो पुरानी गाड़ी हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी, जो कार्बोरेटेड टेक्नोलॉजी होती है, उनमें तकलीफ़ आ सकती है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और वो पुरानी गाड़ियाँ साल में 1-2 बारी निकलती हैं और वो चलती नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि इंजन में तकलीफ़ हो जाए और वो सीज़ कर जाए। बाकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई किसी को इश्यू आ सकता है।
E10 गाड़ी में E20 पेट्रोल से नुकसान होता है या नहीं, इस पर ARAI स्टडी रिपोर्ट उसकी सामने आ गई है। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट बताती है कि गाड़ी के फ्यूल सिस्टम में खराबी की संभावना है, यानी ऐसा हो सकता है कि गाड़ी खराब हो। इस वजह से गाड़ी के रबर पार्ट्स में खराबी आना संभव है। E20 के इस्तेमाल से रबर पार्ट्स बदलना जरूरी हो जाता है। BS V1 टर्बो चार्ज इंजन को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। टर्बो इंजन 265 घंटे वाले के बाद तकनीकी दिक्कत की बात की जा रही है। SUVs कमर्शियल गाड़ियां जो हैं उनमें टर्बो चार्ज इंजन है और एक इंजन 400 घंटे बिना परेशानी के चला है, ऐसा दावा किया जा रहा है। E20 का उस पर असर क्या है? हर गाड़ी पर एक जैसा असर नहीं है और ये बात लगातार सामने भी आ रही है, लेकिन सच ये है कि असर हो रहा है, नुकसान हो रहा है और यही उपभोक्ताओं की चिंता भी है, जिसको लेकर बार बार इस बात को लेकर उठाया जा रहा है कि क्यों E20 के साथ आप ऑप्शनल फ्यूल नहीं दे रहे हैं, एक ऐसा ऑप्शन जो बेहतर हो सकता है, जो लोगों की चॉइस के आधार पर हो सकता है। न्यूज काउंटर में अब बात हम करने जा रहे हैं चढ़ावा चोरी की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए पर्दाफाश हो रहे हैं। अनुकल्प मिश्रा और अविनाश ने कथित तौर पर पुलिस पूछताछ में बताया है कि चढ़ावा चोरी का पैसा उन्होंने शेयर बाजार में निवेश किया है, ब्याज पर दिया है। अनुकल्प के घर से उनके नाम खरीदी गई 1 एकड़ जमीन के दस्तावेज बरामद हुए हैं। अनुकल्प और अविनाश ने चढ़ावा चोरी की रकम अपने करीबी सहयोगियों, रिश्तेदारों में बांटी और अलग अलग तरीकों से अपने खाते में उसे लिया। कई वित्तीय लेन देन रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के खाते से किए गए। पुलिस ने आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के करीब 30 बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। और इसके साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जो इस पूरे चढ़ावा चोरी केस में आपको इस पूरे मामले को समझने में और आसानी करेगा। मॉनिटरिंग सिस्टम फेल होने से चढ़ावा चोरी का जो खेल है वो हुआ है शुरू, यानी कि जो बड़े पैमाने पर चोरी हुई है उसके पीछे देखिए जो हम चेहरे हैं वो भी दिखा रहे हैं जो इसमें शामिल हैं, और इसके साथ ही ये बता दें कि चोरी का पैसा कहां कहां लगाया गया है उसकी डिटेल आपको रिपोर्ट बता रहे हैं, जो पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं। अनुकल्प मिश्रा इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, और लवकुश मिश्रा ने शेयर बाजार में पैसा निवेश किया, ये इन्वेस्टमेंट की है, जिसको लेकर उन्होंने इस बात को माना है। इसके साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, निवेश संबंधी सभी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और इसीलिए वो इस बात को जुटला नहीं पा रहे हैं। बाकी लोगों की भूमिका की भी जांच इन दोनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा, की जा रही है। अनुकल्प ने 1 किलो सोना गलवाया है, पिघलवा दिया है, सोने से मिले पैसे से संपत्तियां खरीदी है। अनुकल्प मिश्रा पर यह आरोप लग रहा है। अनुकल्प ने 30 लाख की जमीन की रजिस्ट्री कराई है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी सामने आई है। और कौशलपुरी क्षेत्र में 70 लाख का मकान भी अनुकल्प मिश्रा ने खरीदा है। रेनोवेशन, गृह प्रवेश में 5 लाख रुपए खर्च होने की बात की जा रही है। तो इन दोनों को लेकर जो डिटेल सामने आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस की जो पूछताछ है वो अभी भी जारी है और साथ ही कई पर्दाफाश हो रहे हैं। अनुकल्प मिश्रा को कौशलपुरी स्थित मकान ले जाया गया है और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि सोने की चेन उसके पास से बरामद हुई है, 15,000 रुपए कैश मिला है, एक कार की बरामदगी की बात की जा रही है। इसके साथ ही 16 मई को जो डिटेल सामने आई है वो 2025 16 मई की बात करें, पिता के नाम से उसने एक कार खरीदी है। लवकुश मिश्रा का भी जो नाम है उसके नाम क्या क्या डिटेल सामने आई है। लवकुश मिश्रा को भी रुद्रौली इलाके में स्थित घर ले जाया गया है। लवकुश जो नाम लिखा हुआ सोने का लॉकेट है वो मिला है। लवकुश ने लॉकेट अपनी पत्नी को दिया है, इस बात की तस्दीक हुई है। घर से 35,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। हालांकि ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इसके साथ जो चीज़ें मिल रही हैं दस्तावेजों में वो बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। करुणेश पांडे के नाका गांधी आश्रम में किराए का मकान भी उन्हें ले जाया गया है। किराए के मकान से 10,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। बड़ी बातें क्या हैं? बड़ी बात यह है कि बरामद गहनों की कीमत 6 से 8 लाख रुपए है, जिसको लेकर लगातार डिटेल इकट्ठे की जा रही हैं। राम मंदिर में VIP पास जारी करने का अधिकार महंत निदेंद्र दास को सौंपा गया है और चंपत राय की ID को रद्द किया गया है। गोपाल राव अनिल मिश्रा के पास जारी करने के अधिकार भी सस्पेंड कर दिए गए हैं और ऐसा करने की वजह आप सबको मालूम है, ऐसा क्यों किया गया है। महाराज जी, दूसरा चीज ये है जो अनिल मिश्रा हैं, चंपत राय जी हैं, तो जो VVIP पास की क्या व्यवस्थाएं वगैरह है? वो तो शासन जो व्यवस्था करना हमारे लिए वही मान्य है। जो पास वगैरह जो बनते हैं वो आप लोग के भी माध्यम से बनते हैं? हाँ, वैसे ही चल रहा है।
अच्छा, जो पास जैसे कि अनिल मिश्रा अब तो मतलब उन्होंने इस्तीफा भी चंपत राय ने इस्तीफा दिया, हमारा जो पास पहले उनके नाम से बनते थे अब वो बनेंगे कि ऐसा कुछ नहीं बनेगा? अभी जो हमारे सदस्य का मामला है, जब कोई गलती नहीं तो अभी जो लोग ठीक ही हैं, अभी चले, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वीआईपी दर्शन वाला कल्चर है, इसको लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे भी क्या खेल चल रहा था, इसको भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि अयोध्या में वीआईपी दर्शन पास का तरीका क्या रहा। अयोध्या में दर्शन के लिए दो तरह के पास, सुगम दर्शन पास और विशिष्ट दर्शन पास, दो तरह के पास होते थे। सिर्फ ट्रस्टी के पास जारी करने का इन पासेस को अधिकार था। कुछ पदाधिकारी भी पास का अधिकार रखते थे और पास जारी करने के लिए सबकी आईडी अलग अलग रहती थी। और विवाद के बाद तीनों लोग आईडी रद्द की गई है, यानी इन तीनों लोगों को जिनको ऑथोराइज किया गया था वीआईपी दर्शनों की एंट्री के लिए, उनके पासेस को, उनके हस्ताक्षर को रद्द किया गया है, जिसमें चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इन तीनों की आईडी को रद्द किया गया है। दिनेंद्र दास के पास अब वीआईपी पास का अधिकार दे दिया गया है। इसके साथ ही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के बीच अब मंदिर की पूरी कार्यप्रणाली भी बदलने लगी है और जाहिर तौर पर यह जरूरी भी था क्योंकि श्रद्धालु बेहद आहत हैं। इसी बदलाव का सबसे बड़ा असर अब उन कर्मचारियों पर दिखाई दे रहा है जो रोज श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गिनती का काम करते थे। एक और जहां उनके ड्यूटी के घंटे बढ़ा दिए गए हैं, वहीं सैलरी भी कम कर दी गई है और इतना ही नहीं, छुट्टियां भी कम हो गई हैं। इस बदले काम के तरीके के बीच करीब 2 दर्जन कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। पहले चढ़ावे की गिनती का काम 2 शिफ्टों में होता था, इसे काम का बंटवारा रहता था और हर कर्मचारी की ड्यूटी लगभग 6 घंटे की होती थी। लेकिन हाल के दिनों में व्यवस्था बदल दी गई है, अब वही काम एक ही शिफ्ट में कराया जाने लगा है। इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों की मासिक सैलरी भी पहले की तुलना में कम कर दी गई है। छुट्टियों में भी कटौती का दावा किया जा रहा है। और इसके साथ ही राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये लोग जो आस्था की बात करते हैं, इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? और न्यूज काउंटर में बात विकास की नहीं होने पर सीएम के सामने छल के विधायक के दर्द की भी बात कर लेते हैं। एमपी के शाजापुर जिला शाजापुर की काला पीपल सीट से बीजेपी विधायक घनश्याम चंद्रवंशी सड़कों की मांग को लेकर मंच पर ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने अड़ गए। वो अपने इलाके की 16 सड़कों की मांग वाला कागज लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि जब तक ये सड़कें नहीं बन जाती तब तक वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। विधायक जी ने मंच से सड़कों की बदहाली भी बयां की। कहा कि 15 से 20 साल के सड़कों की हालत आप देखिए, इतनी खराब है। किसान, स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राएं और आमजन परेशान हैं। अपनी ही पार्टी के विधायक की बात सुन मुख्यमंत्री मोहन यादव थोड़े असहज नजर आए। मुख्य जो रोड हमारी 16 रोड है, उन 16 रोड को आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसान के हित की बात करेंगे तो मैं आपकी योजनाओं को गिना के यहाँ 1 घंटे तक गिनाता रहूंगा, लेकिन उसके बाद भी मेरा क्षेत्र थोड़ा अछूता रहा है रोड के मामले में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कुछ भी कहें, आप बाद में भले डांट लेना, मैं पहला विधायक हूँ, मुझे बात मुझे फोन लगाते हैं। इसलिए 16 रोड जो मैं है आपको पढ़ूंगा नहीं, समय इसमें खराब होगा, इसलिए 16 रोड मैं आपको दे रहा हूँ। इनको करने का कष्ट करें। अगर मान लीजिए आप इसको आज करते हैं तो जब तक बनेगी तब तक इस विधानसभा के सीमा क्षेत्र में मैं बिना जूते चप्पल के घूमूंगा, ये मेरा प्रण है।
आज अगर घोषणा करते हैं, चाहे 4 साल बाद करते हैं, तो मैं 10 साल तक घूमूंगा, लेकिन ये रोड ऐसी है माननीय मुख्यमंत्री जी कि इनके लिए मेरे को रोज लोग पकड़ लेते हैं। इसलिए आज से मैं अपने जूते चप्पल सब त्याग करता हूँ। काला पीपल विधानसभा की सीमा के अंदर अगर मैं आऊंगा तो बिना जूते चप्पल के घुसूंगा जब तक ये रोड नहीं बन जाएगी, चाहे 10 साल में बने। बड़े बोल्ड अंदाज में विधायक साहब नजर आए। सीएम मोहन यादव ने विधायक की नाराजगी पर अब क्या कहा, वो भी सुनिए। अरे चप्पल जूते तो हमको दौड़ लगाने में मदद करने वाले हैं। कांटे भाटे में कोई हमारा रास्ता रोकना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती है। हम सभी वर्गों के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अच्छे काम के लिए, सच्चे काम के लिए मेरी बात से तैयार हो। बात आप अपनी शब्द से इस बात को ध्यान रखना, हमको कोई जूते चप्पल छोड़ने की जरूरत नहीं। अरे कांग्रेसी 10 बार छोड़े हमारा बाप का क्या जा रहा है, ये उनका काम है, क्योंकि उनकी सरकार 20 साल से नहीं है। एक बार बड़ी मुश्किल 1.25 साल में ढमपट उनका गया काम से। तो हम तो अच्छा काम करने वाले लोग हैं। और न्यूज काउंटर में अब बात हम गुरुग्राम की करने जा रहे हैं, जहां बड़ा एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में 1-2 नहीं बल्कि 4 बदमाश मारे गए हैं, साथ ही 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। बीती रात गुरुग्राम का सुशांत लोक फेज 1 गोलियों की आवाज से दहल गया, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों तरफ से 60 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 4 बदमाश मारे गए जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ। मारे गए बदमाश दीपक नांदल गैंग के शूटर थे, जो एक कारोबारी से रंगदारी मांगने आए थे। क्राइम ब्रांच को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी और एक संदिग्ध कार में हथियारबंद अपराधी सुशांत लोक इलाके में मौजूद है, इस बात की तस्दीक हुई। क्राइम ब्रांच की टीम जब मौके पर पहुंची तो अपराधी कारोबारी विशाल बेरी के घर पर अत्याधुनिक हथियारों से फायरिंग कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन बदमाशों ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर ही उल्टा फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 4 बदमाश मारे गए। इस वक्त हम ठीक मौके पर मौजूद हैं, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम, गुरुग्राम पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, जो कि जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। साथ ही एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद है। मेरे ठीक सामने आपको जो घर दिखाई दे रहा है, इसी घर के बाहर पुलिस की टीम पहुंची थी और यहीं पर बदमाश जो है वो फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। आप देख सकते हैं कि घर के शीशों पर बदमाशों की गोलियों के निशान आपको साफ नजर आएंगे। दीवार पर भी आपको गोली के निशान साफ नजर आ रहे होंगे। पुलिस की टीम बाहर मौजूद है, जो कि लगातार यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। स्कॉर्पियो कार कब्जे में लेकर उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। काफी तादाद में असला पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें अत्याधुनिक पिस्टल्स के साथ साथ कारतूस भी शामिल हैं। बताया जा रहा है करीब 60 राउंड फायरिंग दोनों तरफ से हुई थी, जिसमें बदमाश घायल हो गए थे, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया था, जिनमें 4 बदमाशों की मौत हो चुकी है, जबकि एक बदमाश घायल है। और गुरुग्राम एनकाउंटर से जुड़ी 2 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। कार जिसमें सवार होकर बदमाश आए थे, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। कार के शीशे टूटे हुए हैं, जिससे पता चलता है कि मुठभेड़ के दौरान कार पर भी गोलियां लगी हैं। फिलहाल ये क्राइम ब्रांच के कब्जे में है। दूसरी तस्वीर उस घर की जिस पर फायरिंग हुई है। दीवारों पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। दोनों तरफ से करीब 60 राउंड फायरिंग हुई है। अंदाजा आप लगाइए, जिस वक्त एनकाउंटर चल रहा था, इलाके में किस तरह का माहौल रहा होगा। और गुरुग्राम एनकाउंटर में मारे गए 4 शूटर्स के बारे में आपको अब बता देते हैं। ये भी बताएंगे कि ये लोग कहां के रहने वाले थे। इनमें से 2 के खिलाफ तो पहले से ही मुकदमे दर्ज थे। गुरुग्राम एनकाउंटर में 4 शूटर्स को ढेर किया गया है। शूटर नंबर 1 को आप देख रहे हैं, संदीप निवासी जो है वो फतेहाबाद के थे। 14 आपराधिक मामले उन पर दर्ज थे। दूसरा शूटर जिसका नाम है नितिन, निवासी रोहतक का, 1 आपराधिक मामला इस पर दर्ज था। शूटर नंबर 3 अंकित, रोहतक का ही रहने वाला था। और इसके साथ ही शूटर नंबर 4 जिसका नाम है आर्यन, वो भी रोहतक का बताया जा रहा है। दीपक नाम का व्यक्ति है, जो कि आपराधिक उसका रिकॉर्ड है, उस पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो विदेश में है। इस चीज़ की पुष्टि भी हुई थी, तो उसका भी नाम सामने आया है। उस पर भी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के तहत कार्रवाई की जाएगी।
और देखिए, इस पूरे एनकाउंटर को लेकर एक और नाम है जिसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं, वो नाम है दीपक नांदल का। जी हां, दीपक नांदल का नाम भी सामने आ रहा है। गुरुग्राम पुलिस जिस दीपक नांदल की बात कर रही है उसकी क्राइम कुंडली आपको अब हम बताने जा रहे हैं। दीपक नांदल को लेकर जो डिटेल सामने आ रही है उसमें आपको बताते हैं, सबसे पहले विदेश में बैठकर वो गैंग ऑपरेट करता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 2023 में भारत छोड़कर वो विदेश फरार हो गया था। पहले दुबई फिर लंदन भागने का भी दीपक नांदल पर शक जताया जा रहा है। गुर्गों की मदद से हत्या, रंगदारी, फिरौती का काम वो करता था। और जो गायक हैं फाजिल पुरिया पर फायरिंग का जो आरोप लगा था वो भी इसी शख्स पर, दीपक नांदल पर ही लगा था। फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या में भी इस दीपक नांदल का नाम आया था, जिसको लेकर पुलिस अब डिटेल और ज़्यादा अग्रेसिव मोड में इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं न्यूज़ काउंटर में। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात होगी सेहत की। जी हाँ, सेहत की बात हम करने जा रहे हैं। जो दूध आपका बच्चा पीता है, जिस दूध की आप चाय या कॉफ़ी बनाकर पीते हैं, क्या वो दूध असली है? उस दूध में मिलावट तो नहीं है? बाजार में इन दिनों बिक रहा दूध आपकी सेहत खराब कर सकता है, आपकी और आपके बच्चे की तबीयत बिगाड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाजार में धड़ल्ले से नकली और मिलावटी दूध बेचा जा रहा है। ऐसा छोटे मोटे पैमाने पर नहीं हो रहा, बल्कि बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। न्यूज़ काउंटर में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बड़ी और नामी कंपनियों के नाम पर मिलावटी दूध मार्केट में खुलेआम बेचा जा रहा है। और इसी के साथ ही आपको हम बताते हैं तीन तस्वीरें जो आपको समझने में आसानी करेंगी इस नकली दूध के कारोबार को। ये देखिए, मिलावटखोरों पर एक्शन, 470 लीटर नकली दूध जब्त हुआ है और इसके साथ ही 9 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई और छत्रपति संभाजी नगर में नकली दूध के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। मेरे पीछे आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें इस नकली दूध के कारोबार को पर्दाफाश करती हुई। कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकली दूध और बड़ी मात्रा में कंपनियों के पैकेट बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच और एफडीए की टीम ने मुंबई के दहिसर इलाके में 470 लीटर दूध को जब्त किया है। ये नकली दूध है जो बरामद किया गया है। मामले में पुलिस ने अभी तक 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अमूल और गोकुल जैसी बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली और मिलावटी दूध बेचा करते थे और बाकायदा इनका लंबे वक्त से ये कारोबार चल रहा था। और यही वो लोग हैं जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे। और जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच और फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने मिलावटी दूध बेचने वाले इन लोगों पर, इस गिरोह का पर्दाफाश किया है और बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही छत्रपति संभाजी नगर में छापामारी के दौरान 996 किलोग्राम मिलावटी दूध जब्त किया गया है, जिसे बहाकर नष्ट कर दिया गया है। अब आप ये समझिए कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतने बड़े बड़े कंपनियों के, जिसमें अमूल का नाम आ रहा है, कि मिलावट का जो स्तर है ये कैसे अपनाया जाता था, ये पूरा खेल कैसे चलता था, आपको बताते हैं। पैकेट काटकर असली दूध निकाल लिया जाता था, गंदा पानी मिलाकर पैकेट सील कर दिया जाता था और दूध वाला पैकेट असली दिखता था। ये पहला झोल किया जाता था। मिलावटी दूध बाजार में बेच दिया जाता था। छापामारी में कैसे बरामदगी हुई है? मुंबई में सबसे पहले बरामदगी हुई, 470 लीटर मिलावटी दूध मिला और 252 खाली दूध के पैकेट, उपकरण और दूसरी सामग्री मिली। छत्रपति संभाजी नगर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 496 किलो गोवर्धन वे परमिएट पाउडर, नेकवोल वे परमिएट पाउडर मिला है, जिसके जरिए ये कंफर्म हुआ है कि इसमें मिलावट थी। और मिलावटी दूध कितना घातक है इसको अब समझने की आपको ज़रूरत है। ये क्योंकि बच्चे से लेकर या जवान से लेकर बुजुर्ग तक सब इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा घातक है मिलावटी दूध और ये कैसे आपको और आपके परिवार को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसको अब आप समझ लीजिए। ये देखिए, मेरे पीछे तस्वीरें भी दिख रहे हैं और डिटेल के साथ आपको हम बताएंगे कि आखिर ये दूध कैसे आपको बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है या हो रहा होगा। किडनी और लीवर डैमेज कर सकता है। सबसे बड़ी बात, बच्चों की ग्रोथ पर असर डालता है। कैंसर का जोखिम इससे बढ़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कैंसर की केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वयस्कों में दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसको लेकर दूध में मिलावट बहुत चिंता की बात है। अब अगली बार हमारे न्यूज़ काउंटर में अगली खबर की बात हम कर रहे हैं एएसपी के थप्पड़ कांड की। एएसपी के थप्पड़ कांड में मेरठ से खबर है, जहां दलित छात्रा की हत्या और फिर
एसएसपी के थप्पड़ कांड से सियासी शोला भड़क गया है। छात्रा के परिजन गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए वहां पर नजर आए। सूचना पर एसएसपी अविनाश पांडे मौके पर पहुंचे। उनके आरोप हैं प्रदर्शन कर रहे लोगों को थप्पड़ उन्होंने मारा और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। मामला बड़ा तो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मेरठ रवाना हो गए, जिन्हें बीच में ही रोक लिया गया। यूपी के मेरठ में दलित छात्रा के परिजन से मिलने जा रहे सांसद चंद्रशेखर आजाद को सिवाया टोल प्लाजा पर रोक दिया गया। चंद्रशेखर अपने कार्यकर्ताओं के साथ टोल प्लाजा पहुंचे। पुलिस ने टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग कर 400 से ज्यादा जवान वहां पर तैनात कर दिए। अधिकारियों ने कहा कि गांव जाने से माहौल बिगड़ेगा, खराब हो सकता है और इस पर चंद्रशेखर अड़ गए। उन्होंने कहा कि हम वहां जाकर ही रहेंगे, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। इसके बाद सड़क पर वो बैठ गए। और इसके साथ ही अब इस पूरे हो हंगामे की आपको हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए कि बीए में पढ़ने वाली छात्रा ललिता गौतम की 15 मई को हत्या कर दी गई थी। छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कलेक्ट्रेट के बाहर बुधवार को दलित महापंचायत हुई थी। प्रदर्शनकारियों को पहले से ही ज्ञापन देने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसी बीच मेरठ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी गेट के बाहर सड़क पर ही बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। इससे सड़क जाम हो गई। करीब 3 घंटे बाद एसएसपी अविनाश पांडे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हिरासत में लेने के बाद एसएसपी अविनाश पांडे पुलिस वैन के अंदर पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों के साथ उन्होंने मारपीट की। कांग्रेस के डेलीगेशन को भी मेरठ जाने से पहले रोक लिया गया। यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र गौतम ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर, सुनिए। ये एसएसपी नहीं है, एसएसपी की वर्दी में ये गुंडा है और दलितों से नफरत करता है। जो बहन बेटी वहाँ न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे थे उनको चांटे बजाएं और जिस रवि गौतम को हिरासत में लिया उस वैन का वो कुंडी खोलकर उसको ऊपर टूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसको मार ही देगा, इतनी नफरत उसके अंदर कूट कूट के भरी है। ऐसे मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन में ऐसे अधिकारी नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों को एसएसपी नहीं बनाया जाना चाहिए जिस व्यक्ति के अंदर कानून की कोई इज्जत ना हो। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस मामले में बेहद ही सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए दलितों के नाम पर राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने क्या बयान दिया है, आइए सुनिए। जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। पुलिस के लाठीचार्ज पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, बीजेपी राज में पुलिस का अन्याय का रिकॉर्ड टूट गया है। न्याय मांगने वाले पीड़ित परिवार पर लाठीचार्ज निंदनीय है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या लिखा है, बीजेपी का महिला दलित विरोधी चेहरा फिर बेनकाब हुआ। दलित वंचित सत्ता के सिंहासन को जल्द उखाड़ फेंकना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी हम बता दें कि किस तरह से इस पूरे मामले में दलितों को लेकर सामने आकर विपक्ष हमलावर है सत्ता पक्ष पर और इसी को लेकर लगातार अग्रेसिव मोड में नजर भी आ रहा है। इसके साथ ही आपको हम आगे बताते हैं न्यूज काउंटर में आसमान से बरसती आफत के बारे में, जिससे आधा हिंदुस्तान बेहाल है। जहां 2-3 दिन पहले तक पूरा उत्तर भारत गर्मी से बेहाल था और अब आलम यह है कि आसमान से बरसती आफत से आधा हिंदुस्तान बेहाल हो चुका है। ये देखिए,
एक एक कर आपके सामने तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक आपको बाढ़ और बारिश ने किस तरह से जनजीवन को प्रभावित किया उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें देख रहे हैं आप। बाढ़ का पानी घरों में दाखिल हो चुका है तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और कहीं नदियां उफान पर हैं और इसके साथ ही आसमान से बारिश बनकर लगातार बरस भी रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोग परेशान हैं। लगातार हो रही बारिश से कई शहरों में हालात बिगड़ चुके हैं। कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है तो सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं सड़कें धंस नहीं है। हालात ये हैं कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और इस वक्त जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। यहाँ हालात और भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल जमाव तो है ही, लेकिन चिंता लैंडस्लाइड को लेकर है। और वहीं पश्चिम बंगाल की हम आपको तस्वीरें दिखाएं। पश्चिम बंगाल में नदी के तेज बहाव से पुल बह गया है और इसके साथ ही हालात विकट होते जा रहे हैं कि कैसे अब इन हालात को सामान्य किया जाए। कोलकाता समेत पूरे दक्षिण बंगाल में आफत की बारिश हो रही है। कल रात से ही तेज बारिश हो रही है। शाम होते ही बारिश शुरू हुई और इसके बाद कोलकाता और आसपास के इलाके बुरी तरह से मूसलाधार बारिश की चपेट में हैं। कोलकाता के निचले इलाकों में कई जगह बारिश का पानी भर गया है। बुगुईहाटी में इतना पानी भर गया है कि कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने सोमवार तक 30 से 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ आंधी तूफान का खतरा भी जताया है और इसको लेकर अब चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। इधर पश्चिम बंगाल में झारग्राम में लगातार बारिश हो रही है और ये तबाही लेकर आ रही है। सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है जिससे नया ग्राम ब्लॉक आसपास के इलाकों से वो कट गया है। नदी के तेज बहाव में एक पुल भी बहने की खबर है जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। ये पुल देउल बार और गंधारा गांव को जोड़ता है। ब्रिज सुवर्ण रेखा की तेज धारा में डूबी पूरी तरह से ये इलाका डूबा हुआ है और इसी की वजह से यातायात ठप है। लोगों के लिए नाव ही एकमात्र जरिया इस वक्त बना हुआ है। उत्तराखंड की अब बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई है। घटना कनखल थाना क्षेत्र में बैरागी कैंप की है। यहाँ कुछ युवक अपनी कार की ताकत पर इतने भरोसे में थे कि उन्हें सीधे गंगा की मुख्य धारा में ही उस गाड़ी को उतार दिया। मकसद था गाड़ी की इंजन क्षमता और ऑफ रोडिंग पावर को टेस्ट करना।